whether when an armed forces personnel proceeds on casual leave or annual leave or leave of any kind, he is to be treated on duty। सवाल है। साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न भी रहती है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरा प्रयास रहेगा। सबसे पहला कि आप सीएल गए हैं, एनुअल लीव गए हैं या किसी प्रकार की लीव गए हैं, तो क्या वो ऑन ड्यूटी में काउंट होगा। उसके बाद सीएल में, एनुअल लीव में या किसी प्रकार की छुट्टी में आपको कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, आपका एक्सीडेंट होता है, तो क्या वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। दूसरा, उस इंजरी की वजह से आपको परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सभी मुद्दों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले, यदि आपका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो गया है, आपके डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर करके रिजेक्ट कर दिया है आपका इनिशियल क्लेम, या लेस देन 20% होने की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस था, लेकिन लेस देन 20% आपका एसेस किया गया रिलीज मेडिकल बोर्ड में, लेकिन आप लो मेडिकल कैटेगरी हुए थे एज पर जीएमओ 2008 के हिसाब से, और डिस्चार्ज जाते वक्त आपका आरएमबी हुआ या आईएमबी हुआ एज पर जीएमओ 2023 के हिसाब से, और दोनों में परसेंटेज की वेरिएशन है और आपका रिजेक्ट हुआ है, तो आप इसको ज़रूर चैलेंज करें। इन मामलों के ऊपर हमारी बहुत अच्छी एडवोकेट की टीम है जो डिसेबिलिटी पेंशन सभी प्रकार के पेंशन के केस लेती है, तो आप चाहें तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके केस को अपनी एडवोकेट की टीम को साझा करेंगे, वो केस को स्टडी करेगी और फिर आपके मैटर को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेगी। तो चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। छुट्टी के दौरान कोई इंजरी हुई तो क्या वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगी या नहीं होगी, और उस इंजरी की वजह से आपको सेना से निकाल दिया परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होने की वजह से, तो क्या आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। या आपको परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी आप रहे, शेल्टर अपॉइंटमेंट दे दिया, आप पूरी सर्विस कलर सर्विस करके गए, सुपरिटेंडेंट होके गए, तो क्या आपको उस डिसेबिलिटी के कारण इनिशियल क्लेम, इम्पेयरमेंट रिलीफ या डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं हमने ये कुछ क्वेरी रखी हैं, ये क्वेरी है, और ये जो उन क्वेरीज के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन लिया है एएफटी की तरफ से, एपेक्स कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला, वेदर when an armed forces personnel proceeds on casual leave or annual leave or leave of any kind, he is to be treated on duty। सवाल है कि कोई व्यक्ति कैजुअल लीव गया है या एनुअल लीव गया है या किसी प्रकार की छुट्टी गया है, तो क्या वो ऑन ड्यूटी ट्रीट होगा। तो इसका जवाब है when an armed forces personnel is availing casual leave or एनुअल लीव इज टू बी ट्रीटेड ऑन ड्यूटी। ठीक है, अगर आप कैजुअल लीव गए हैं या एनुअल लीव गए हैं, आपने अवेल की है, तो वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा। पहली क्वेरी। दूसरी क्वेरी, वेदर द इंजरी और डेथ कॉज्ड इफ एनी द आर्मड फोर्सेस पर्सनल इज ऑन ड्यूटी। ठीक है, आप ऑन ड्यूटी हैं और कोई इंजरी या डेथ कॉज हुई है, ठीक है, हैज़ टू हैव सम कैजुअल कनेक्शन विद मिलिट्री सर्विस सो एज टू होल्ड दैट सच इंजरी और डेथ इज आइदर एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑन ड्यूटी पर थे और आपको कोई इंजरी होती है या आपकी डेथ होती है, तो क्या वो इंजरी या वो डेथ एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर करने के लिए मिलिट्री सर्विस का
उस डेथ और इंजरी के साथ कोई कैजुअल कनेक्शन होना जरूरी है। तो इसके ऊपर डिसाइड किया गया है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में पैरा नंबर 20 में, जिसमें कि क्लियर कट बताया है। क्या बताया है? इन व्यू ऑफ द रेगुलेशंस 423 क्लॉजेस ए एंड बी, ए और बी का जो क्लॉज था रेगुलेशंस का, देयर हैज़ टू बी कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द इंजरी और डेथ कॉज्ड बाय मिलिट्री सर्विस। और ये डिटरमाइनिंग फैक्टर जो रहेगा, जो डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेगा वो रहेगा द डिटरमाइनिंग फैक्टर इज ए कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द एक्सीडेंट एंड द मिलिट्री ड्यूटीज। ठीक है, तो कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश जरूर होना चाहिए आपकी इंजरी में या आपकी डेथ में। द ड्यूटीज द इंजरी बी कनेक्टेड विद मिलिट्री सर्विस हाउ सो एवर रिमोट इट में बी। आपकी इंजरी कहीं भी हुई है, वो इंजरी का और आपकी जो मिलिट्री सर्विस है उसके अंदर एक कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद द इंजरी और डेथ मस्ट बी कनेक्टेड विद मिलिट्री सर्विस। जो इंजरी है, जो डेथ है, वो मिलिट्री सर्विस के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। द इंजरी और डेथ टू बी इंटरवेंशन ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस सर्विस एंड नॉट एन एक्सीडेंट विच वुड बी एट्रीब्यूटेड टू रिस्क कॉमन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब ये जो येलो कलर में हाईलाइट किया है, ये एक एग्जाम्पल है। व्हेन ए पर्सन इज गोइंग ऑन ए स्कूटर टू परचेज हाउस होल्ड आर्टिकल्स, सच एक्टिविटी इवन रिमोटली हैज़ नो कैजुअल कनेक्शन विद द मिलिट्री सर्विस। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, घर का सामान खरीदने जाते हैं स्कूटर से, और इस एक्टिविटी में कोई कैजुअल कनेक्शन मिलिट्री सर्विस का एस्टेब्लिश नहीं होता है। व्हेन ए पर्सन इज गोइंग ऑन ए स्कूटर टू परचेज हाउस होल्ड आर्टिकल्स, सच एक्टिविटी इवन रिमोटली हैज़ नो कैजुअल कनेक्शन विद द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, ये AFT के जजमेंट ने ऑब्जर्व किया है। व्हेन आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल सफर्स इंजरी while returning from or going to leave, it shall be treated to have casual connection with military service, and for such injury resulting in disability, the injury should be considered attributable to or aggravated by military service। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल किसी इंजरी को सफ़र कर रहा है, जब वो छुट्टी से ड्यूटी पर आ रहा है या वो छुट्टी पर जा रहा है, तो उसको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को माना गया है इट शैल बी टू हैव कैजुअल कनेक्शन विद मिलिट्री सर्विस, और ये कहीं ना कहीं कैजुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, और इसलिए उस इंजरी को जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हुई है वो कंसीडर की जाएगी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। यानी छुट्टी से आते समय और छुट्टी से आते समय और ड्यूटी से छुट्टी जाते समय, उस दौरान यदि आपको कोई इंजरी हुई है तो वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो रहा है एक कैजुअल कनेक्शन मिलिट्री सर्विस का, और उसकी वजह से यदि आपको कोई इंजरी हुई है तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कंसीडर की जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कुछ क्वेरी ये जो इम्पोर्टेंट थी, छुट्टी के दौरान अगर आपको कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, और आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या कोई जानवर आ गया जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी इंजरी हुई, और वो इंजरी आपकी डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, परमानेंट नेचर की हो गई, तो वो चीज़ एस्टेब्लिश नहीं कर रही है कैजुअल कनेक्शन आपकी इंजरी का और आपकी मिलिट्री सर्विस का। अब इसके बाद क्या आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा?
तो ऐसे केस में आपकी जो डिसेबिलिटी है वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर की जाएगी और आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या कोई चांसेस हैं मिलने के, तो उसके लिए भी चीज़ें आगे देखी जाएंगी कि भाई चलो ठीक है, आपका छुट्टी के दौरान आपकी डिसेबिलिटी हुई या आपका एक्सीडेंट हुआ तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या वो एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो सकती है? उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपका जो इंजरी है, आपकी जो डिसेबिलिटी है, उसके लिए मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ से बाद में जब ट्रीटमेंट किया गया तो क्या सर्जरी हुई, और सर्जरी के दौरान आपका सही जो वो सर्जरी हुई वो क्या सक्सेसफुल हुई, या फिर एक बार सर्जरी आपकी हो गई लेकिन आपकी वो बीमारी ठीक नहीं हुई, आपकी वो इंजरी ठीक नहीं हुई, दोबारा से सर्जरी हुई, आपका डायग्नोस ठीक नहीं कर पाए, आपका डायग्नोस बार बार चेंज हुआ है, मल्टीपल सर्जरी हुई हैं, उसके बाद भी आपको डिसेबिलिटी है, तो वो कहीं ना कहीं एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस माना जा सकता है। तो डायरेक्टली जो इंजरी है वो फौज की वजह से नहीं हुई है, लेकिन मल्टीपल सर्जरी हुई या फॉल्टी ट्रीटमेंट पाया गया या गलत डायग्नोस कर दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंसीडर की जा सकती है। तो ये चीज़ देखना है कि छुट्टी के दौरान आपको जो इंजरी हुई है वो किस सिचुएशन में आपको इंजरी हुई है। क्या आप छुट्टी जा रहे थे तब हुई है, या छुट्टी से वापस आ रहे थे तब हुई है, या छुट्टी आप जा चुके थे और उस दौरान आप घर का कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। उसके बाद आप जब ड्यूटी पर रिपोर्ट कर चुके थे तो आपका जो ट्रीटमेंट चलता गया, क्या उसमें कुछ खामियां पाई गई जिसकी वजह से आपकी जो बीमारी है या आपकी जो इंजरी है वो और बढ़ गई। तो कई मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद उसकी एट्रीब्यूटेबिलिटी या एग्रावेशन कंसीडर किया जाता है और उस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट या डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन करना है या नहीं करना है।